नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, जो भी हम आपके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे गाइज आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर क्वांटम मैकेनिक्स है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा बढ़िया से फॉर्मूला के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें गाइस, आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड भी हमने काफी सारे जो फॉर्मूला रिवीजन की वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, आपको क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर्मूला रिवीजन के 3 पार्ट मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, मतलब कि हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज की 3 वीडियो अपलोड करी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में अपना क्लासिकल मैकेनिक्स है तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपके आराम से होने लगेंगे तुरंत। ठीक है, अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे ये जो भी आपके वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, IIT जैम, CVT PG, CSR नेट, JRF, गेट फिजिक्स, जेस्ट फिजिक्स, TIFR, सेट फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, फिजिक्स लेक्चरर के एग्जाम, तो आपके इन सभी एग्जाम में ये सारी वीडियोस आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। हम जानते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। कई बार आप देखेंगे ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके जो दोनों फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है और एक आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस फर्क थोड़ा सा इतना होता है ना गैस, हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू हम वहां पे नहीं रखते हैं। जैसे कि आपका जो E है, इसमें हम एक ऑपरेटर के जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने टाइम डिपेंडेंट वाले में आते हैं, इसको हम जो अपना एनर्जी होता है उसको एक ऑपरेटर के जैसा ट्रीट करने लगते हैं। तो इस कारण से ये आपका टाइम डिपेंडेंट बन जाता है और ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है गाइस, अगर हम पहले वाले की बात करें, जो आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका क्या फॉर्मूला है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो आपका डेल स्क्वायर आप देख रहे हैं गाइस, इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है कुछ इतनी हो सकती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये जो आपका लैप्लासियन ऑपरेटर है आपकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अगर 1 डायमेंशन होगा तो बस हम इतना यूज करेंगे, अगर 2 डायमेंशन होगा तो यहां तक हमें जाना पड़ेगा y तक। ठीक है, और 3 डायमेंशन होगा तो हमें x y z तीनों का रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो लैप्लासियन ऑपरेटर है, ये अपने एप्लीकेशन में देखना है कि आपका कितने डायमेंशन तक बात करी जा रही है। अगर 1 डायमेंशन होगा तो बस x तक बात होगी, 2 डायमेंशन होगा तो x और y साथ में रखना पड़ेगा, दोनों का टर्म हम लेंगे यहाँ पे। लेकिन जब आपके पास 3 डायमेंशन की बात होगी तो वहां पे पूरा का पूरा लैप्लासियन ऑपरेटर हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो आपका डेल स्क्वायर किस पे ऑपरेट हो रहा है, आपके साई पे ऑपरेट हो रहा है गाइस। मतलब कि जो साई है वो आपका वेव फंक्शन बोला जाता है, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पे m आपका पार्टिकल का मास हो जाता है, h क्रॉस आपका रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है गाइस। जिनको नहीं पता, h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एंड 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो E है वो आपका एनर्जी हो जाता है, V आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, साई आपका फिर से यहाँ पे अपना वेव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी कोई भी टाइम का टर्म नहीं दिख रहा है। तो अगर टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है कौन सा होगा, टाइम इंडिपेंडेंट वाला हो जाएगा गाइस। ठीक है, याद रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट में कोई भी आपका टाइम का टर्म देखने को नहीं मिलता है। वही अगर हम टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन हो जाता है। शुरुआत हमने यहीं से करी है, लेकिन थोड़े से इसमें चेंजेस कर देते हैं। आपके पास जो E की वैल्यू है वो एक ऑपरेटर के जैसा रखते हैं और यहाँ पे हम उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू
आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है गाइज, ये आपका वही है, ई साई ही है, लेकिन बस हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपका ई है वो एक एनर्जी ऑपरेटर है और हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है गाइज, एनर्जी ऑपरेटर जो आपका ई होता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था वो पहले से आपका टाइम इंडिपेंडेंट ही होता है, लेकिन अब वो टाइम डिपेंडेंट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण आपका जो टाइम का टर्म है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है और अब आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आपका बोला जा सकता है, या फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो बस यही है, हमने शुरुआत यहीं से करी है, बस इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हम बदल देते हैं और आपके पास अलग तरीके से फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ना गाइस, यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट में बात करें, जो आपका टाइम डिपेंडेंट या फिर टाइम इंडिपेंडेंट जो भी आपके टर्म है, सब कुछ यहीं से होके आया है। एच साई इज इक्वल टू ई साई आपके पास होता है। तो आपका ये जो एच होता है, हम आपको बता रहे हैं जैसे पहले भी बताए हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपका जो वैल्यू होता है गैस कितना होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। आपके पास यहाँ पे अगर ई रख देते हैं, ई की वैल्यू ऑपरेटर के फॉर्म में रख देते हैं, तब तो मान लीजिए वो टाइम डिपेंडेंट वाला हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑपरेटर बना दीजिए इसको, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, आई कैप, ये आयोटा वाला है गैस यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम रखते हैं जैसे कि एच साई इज इक्वल टू ई साई में, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू, आप ई की जगह पे आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई। अगर हम मान लीजिए ये वाला तो जब अपने ऑपरेटर्स की वैल्यू रख रहे हैं तब आपके पास होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर की वैल्यू नहीं रखते हैं तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा। इसको मैं काम करता हूं, यहाँ पे जो आपका ई है इसको ऐसा ही रहने देता हूँ गैस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। हमने इसमें क्या किया है गैस, आप देख सकते हैं जैसा कि ये वाला रिलेशन है आपका डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, तो हमने क्या किया इसमें डेल स्क्वायर उधर रहने दिया है और आपका जो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है उससे हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे गैस। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये डेल स्क्वायर साई प्लस आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन था हमारा ये वी साई था, हम इसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं गैस, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m से। ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी आपके पास ये ई साई है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर साई माइनस आपके पास ये 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी साई, ये भी आपका इधर कर दीजिएगा इसको आप। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले लेते हैं गाइस, बस इसी में से अरेंज आप कर सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर और ये आपका ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कुछ ये रिलेशन हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो आपने देखा गाइस हमारे दोनों इक्वेशंस में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमारे पास फिर भी इनका मतलब अलग हो जाता है और अपने जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका अलग अलग यहाँ पे एक तरह से वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस, अदरवाइज आप यहाँ पे गलती कर जाएंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट को आप लोग दिमाग में रखिएगा और इसके जो जो एप्लीकेशंस बन सकते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका H जो कि हैमिल्टोनियन है और ये कहाँ से होके आया है गाइस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसी से होके आया है। ठीक है, इसमें भी जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसको हम पी स्क्वायर अपॉन में 2m जब यूज करते हैं तब आपके पास आता है, ये भी देख लीजिए, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, क्योंकि हैमिल्टोनियन आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, या फिर इसको हम टी प्लस वी भी बोल सकते हैं गैस। ठीक है, तो ये वहीं से होकर आया है और आपका जो पी है जो मोमेंटम यहाँ पे बोला जाता है वो भी एक ऑपरेटर के तौर पे ही यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू होती है गैस वो आपका माइनस आई एच क्रॉस
डेल हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल, इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए ये माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर, तो फिर से ही आपके पास ये माइनस हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपके पास जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो आप मान के चलिए आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस आपको नहीं दिख रहा ना। तो ये वाली वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा, ये हम पुट कर देते हैं तो आपका ये रिलेशन बन जाता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन 2m प्लस वी, ये आपके हैमिल्टोनियन की वैल्यू है। तो इसी को हम बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं और आपके पास अपना रिलेशन बनता है टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, और शॉर्टकट में भी अगर हम बात करेंगे ये हम हमेशा यूज कर सकते हैं टाइम डिपेंडेंट के लिए, क्योंकि हमेशा हमें ज़्यादातर अपना जो एप्लीकेशन होता है टाइम डिपेंडेंट वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है। आपके कुछ साई की वैल्यू दी जा सकती है, कुछ आपके पास ई की वैल्यू दी जा सकती है, आपके वी की वैल्यू दी जा सकती है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चंस में बात करेंगे गाइस, आपको एक एप्लीकेशन हमेशा देखने को मिलता है, वो क्या है एप्लीकेशन, जब भी हम फ्री स्पेस में होते हैं या फिर फ्री पार्टिकल के लिए बात करें तो वहां पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना गाइस, जो वी एक्स होगा या फिर एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो जहां पे भी वी दिखेगा ना गाइस, तुरंत आप उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, जब भी आप यूज करेंगे याद रखिएगा, हमारे पास अगर क्वेश्चन फ्री पार्टिकल के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए होगा तो वहां पे हम v को जीरो पुट करेंगे, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये चीजें याद रखनी है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपने दोनों टाइप देख लिए। ठीक है, लेकिन अब इनके एप्लीकेशंस होते हैं यहां से हमारे और भी नए नए फॉर्मूलाज बन जाते हैं। वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन बनता है ना गैस, जो हमारे पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो आपके होते हैं। ठीक है, हमारा जो पार्टिकल होता है, मान लीजिए यहाँ पे 1 डायमेंशनल बॉक्स हो गया, 2 डायमेंशनल बॉक्स हो गया और आपके 3 डायमेंशनल बॉक्स हो गया, तो इनमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्या है गैस, आपके पास पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए आपका एक पार्टिकल है, वो अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है या फिर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, एक ही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, यहाँ पे आपका पार्टिकल देख सकते हैं, एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है, इसमें हमने अपने पार्टिकल ऑफ मास m को रख रखा है, और इस पार्टिकल को देखा जाए तो इस बॉक्स के अंदर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है गाइस वो आपका जीरो है। इस पर्टिकुलर रीजन में x इक्वल 0 से लेके x इक्वल l तक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है। ठीक है, और इसके बाहर अगर देखा जाए तो जो आपका पोटेंशियल है वो आपका इनफाइनाइट है। तो इसको हम चाहे तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Vx इज इक्वल 0 और Vx इज इक्वल इनफाइनाइट। जीरो कब है गाइस, आपका 0 से L के बीच में आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारी जीरो है। और अदरवाइज अगर हम लेंगे, मान लीजिए कि 0 से अगर हम उसको ग्रेटर करें या फिर उससे बाहर अगर लेके जाए तो वहां पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर हम L से बाहर अगर उसको लेके जाएं, ठीक है ना, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन से अगर जैसे ही बाहर जाएंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर पोटेंशियल है वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो अपने बॉक्स ऑफ लेंथ ले रहे हैं गाइस वो आपका कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक जो आपके बॉक्स की लेंथ हम यूज कर रहे हैं वो आपका कैपिटल L यूज कर रहे हैं। जो आपका पार्टिकल ऑफ मास है वो हम यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारा जो पार्टिकल है वो आपका जो पोटेंशियल होल्ड कर रहा है वो आपका v इज इक्वल टू 0 होल्ड कर रहा है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे जैसे ही v इज इक्वल टू 0 यूज करता हूं तो आपका जो इक्वेशन होगा ना गाइस, ये वाला टाइम इंडिपेंडेंट वाला यहाँ पे यूज हो जाता है। आप देख सकते हैं v को आप 0 कर देंगे फिर से। ठीक है, तो आपका डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 अपने पास हो जाएगा। तो वही चीज आप देख पाएंगे कि हम इसको इनसाइड द बॉक्स जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बस आपको 1 डायमेंशन बोला है तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपका जो डेल स्क्वायर था उसको मैंने हटा दिया है, और मैंने ये भी आपको बोला था कि हमारे पास जो लैप्लासियन ऑपरेटर है वो आपके क्वेश्चन में जो डायमेंशंस दी गई उसके हिसाब से हम लिखेंगे। अगर आपका 1 डायमेंशन है तो बस हम एक डायमेंशन के हिसाब से ही बात करेंगे, अगर आपका 2 डायमेंशन हुआ तो उस हिसाब से बात करेंगे। तो मेरे पास बस ये 1 डायमेंशनल बॉक्स की बात हो रही है तो मैंने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इन चीजों को लिखा है। ठीक है,
तो आपका डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यहां पे हमने v इज इक्वल टू 0 पुट किया था, तब जाके ये आपके पास होता है। अब देखा जाएगा इस हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहा है या फिर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो आपने फाइनली इनसाइड द बॉक्स देख लिया है। अब यहाँ पे जो भी आपका साई है, जो आप वेव फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू इसकी सपोज करते हैं, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, इसको अगर आप एक तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको साई की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि इसको इस इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप अपने साई एक्स इज इक्वल टू या फिर जो भी आप अपना nth नंबर के लिए अगर आप यूज करें, मतलब कोई भी आपका पार्टिकल वहां पे हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन इसका कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो आपका क्या होता है गाइस, साई एन एक्स, ठीक है ना, आपका वो जो वेव फंक्शन है वो आपका एक्स का ही बस फंक्शन है, तो साई एन एक्स इज इक्वल टू √2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। यहां पे जो आपके एन की वैल्यू है गाइस वो आपका 1 2 3 यहां पे हो सकता है। एक चीज हमें याद रखना है गाइस, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में जब हम जनरल फॉर्मूला लेके चल रहे हैं और आपकी जो बॉक्स की लेंथ थी ये 0 to L थी, तो टोटल यहां पे लेंथ कितनी है, L यहां पे हम यूज कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 0 to L/2 बस यूज करना है, तो याद रखिए हमारे पास अगर L/2 बस बॉक्स लेंथ हो रहा है तो इसी फॉर्मूले में हमारे पास ये जो साइन एक्स की वैल्यू दिख रही है इसमें हम L की जगह पे L/2 पुट कर देंगे गाइस, याद रखना है, उसी के हिसाब से बस आपका क्वेश्चन बदल जाएगा, n पाई एक्स डिवाइडेड बाई L/2, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि हमारे पास जो बॉक्स ऑफ लेंथ L/2 था उसके लिए जो अपना वेव फंक्शन है कुछ इतना हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है और आपके क्वेश्चन में जो भी L दिया जाए उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे। हमें बस कैसे भी करके क्वेश्चन में ये पता लगा लेना है कि आपका जो बॉक्स ऑफ लेंथ है वो कितना है, 0 से L/4 है, 0 से L/2 है या फिर 0 से 2L है, तो आपके पास जो यहाँ पे वेव फंक्शन होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, बस आपके एल के हिसाब से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो आपके एन की वैल्यूज है गाइस, जैसे कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप बोलते हैं, तो यहां पे ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाएगा। जैसे कि अगर हम 1 पे होते हैं, n इज इक्वल 1 रखेंगे तो ये आपका ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम n इज इक्वल 2 रखेंगे तो आपका जो सेकेंड स्टेट होगा या फिर आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर n इज इक्वल 3 रखेंगे तो ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आपका हो जाएगा या फिर थर्ड स्टेट हम इसको बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा और हमारे पास एल की वैल्यू को बार बार हम चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये जो भी हमने यहाँ पे बॉक्स ऑफ लेंथ लिया है ये एक जनरल फॉर्म हमने लिया है गाइस, ये हमेशा सही नहीं होगा, आपको अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर हम अपना बात करते हैं गाइस वन डायमेंशनल, अगर आपके पास पोटेंशियल वेल है तो वहां पे जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब कि वहां पे एनर्जी की वैल्यूज आपकी क्या क्या हो सकती है अगर हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में होंगे या फिर वन डायमेंशनल बॉक्स में होते हैं, जिसकी जो एक तरह से बॉक्स ऑफ लेंथ L होती है, पार्टिकल का मास वहां पे अपना m होता है और आपका पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स 0 होता है। तो ये इस सिचुएशन में बस आपका फॉर्मूला ये वैलिड होगा, ठीक है। तो En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। याद रखिए ये जो आपका फॉर्मूला है हमारे पास जब बॉक्स ऑफ लेंथ L होगा तभी ये वैलिड है, ठीक है। अगर आप अपना L की जगह पे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में L/2 रखते हैं तो यहाँ पे L की जगह पे हमें L/2 रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आपके पास जो En मतलब जो nth एनर्जी लेवल होगा उसका फॉर्मूला फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने वेव फंक्शन को बदल के बताया कि आपका लेंथ के हिसाब से वो चेंज करेगा, उसी हिसाब से आपका एनर्जी का भी फॉर्मूला चेंज करेगा जैसे जैसे हम अपने बॉक्स ऑफ लेंथ को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका मान लीजिए एच क्रॉस के फॉर्म में है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको चाहें तो जो आपका एच क्रॉस वाला पोर्शन इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और आपके पास एच के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब कि अगर हम चाहें तो प्लैंक कांस्टेंट के भी फॉर्म में कर सकते हैं। बस हमने किया क्या है गाइस, यहाँ पे एच क्रॉस की जगह पे ये h/2 कर दिया है या फिर एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर हमने कर दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन ये 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2ml², ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया। अब देखिए गाइस ये क्या हो जाएगा, n² डिवाइडेड बाय ये 8ml²। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चंस में जो अपना एनर्जी होगा, हो सकता है कि रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट के भी फॉर्म में हो या फिर प्लैंक कांस्टेंट के भी फॉर्म में हो, तो दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और ये भी जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये हम बॉक्स ऑफ लेंथ एल के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम L/2 अपना बॉक्स ऑफ लेंथ लेंगे तो यहाँ पे L की जगह पे हमें L/2 रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा, कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, द एनर्जी लेवल्स ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्टिकल की बात करते हैं, अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में होता है तो उसके जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे ना गाइस, वो आपके क्वांटाइज होते हैं। ठीक है ना, वो क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि उसके पास अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि आपका E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है। इसी तरीके की जो कंडीशंस होती है, हम बोलेंगे कि ये जो आपका एनर्जी लेवल्स हैं, आपका पार्टिकल इस पर्टिकुलर वन डायमेंशनल बॉक्स में है, उसकी जो वैल्यूज है गाइस क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, हमारे पास अगर एनर्जी स्पेसिंग की बात करनी होगी गाइस, मान लीजिए हमारे पास एक nth लेवल है। ठीक है, इसके आगे अगर हम जाते हैं तो ये क्या है आपका n+1th लेवल। इससे अगर हम पीछे जाते हैं तो ये क्या है, n-1th लेवल। तो इसके हिसाब से हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसके बीच में स्पेसिंग करनी होगी तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक nth लेवल है और उसके बाद जो नेक्स्ट हायर लेवल है वो आपका n+1th लेवल हम वहां पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम n+1 और nth लेवल के बीच में अगर एनर्जी स्पेसिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनके बीच में एनर्जी सेपरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा, del E इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर E1 माइनस n² E1 इज इक्वल टू 2n+1 E1 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये कब के लिए होगा गाइस, जब आपका एक n+1th लेवल होगा और आपका nth लेवल होगा, ये तब फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, तो उसका ये एनर्जी स्पेसिंग हो गया या फिर एनर्जी सेपरेशन आप इसको बोल सकते हैं, कि एक आपका nth लेवल और एक उससे जो नेक्स्ट हायर लेवल है आपका, उसके बीच में सेपरेशन। लेकिन आपके पास ये जो रिलेशन है ना गाइस, आप जैसे nth लेवल पे हैं, आप उससे एक लेवल नीचे भी जा सकते हैं, आपको इसका भी एनर्जी सेपरेशन कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास nth लेवल और अपना n-1th लेवल, इसके बीच में अगर एनर्जी सेपरेशन कैलकुलेट करना होगा तो क्या कर सकते हैं गाइस, del E इज इक्वल टू जो भी आपका एनर्जी सेपरेशन या फिर एनर्जी स्पेसिंग है, हम इनके बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो del E इज इक्वल टू n² E1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर E1 या फिर इज इक्वल टू 2n-1 E1 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास रिलेशन इतना हो जाएगा, हम इसको देख सकते हैं। तो दोनों का रिलेशन हम जान चुके हैं गाइस, कि हमारे पास जब इसके बीच में बात होगी, मतलब nth और हायर लेवल में, तो आपका कुछ अलग रिलेशन होगा, ये आप देख सकते हैं 2n+1 E1। और अगर हम nth से नीचे अगर लेवल में आते हैं और उसके बीच में एनर्जी सेपरेशन पूछा जाता है, तो वो हमारा कुछ और रिलेशन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2n-1 E1 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, E1 आपका क्या हो सकता है गाइस, आप इसको चाहो तो ये जो हमने आपको En की वैल्यू दी ना, इसी में आप अपना n की जगह पर 1 रख देंगे तो आपको E1 की वैल्यू पता चल जाएगी। बस इसमें ये वाला भूल जाइए, हमारा E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h×² अपन 2ml² या फिर अपना h के फॉर्म में h² अपन 8ml²। ये आपका क्या हो जाता है जब हम E1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे E1 की जगह पे इसको हम रख सकते हैं गाइस, और यहाँ पे भी आप E1 की जगह पे इसमें भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, और आपको ये डेरिवेशन करने में भी आसानी हो जाएगी गाइस। ठीक है, जो भी हमने आपको En का रिलेशन बता रखा है, एनर्जी वैल्यू जो बता रखी है, उसी हिसाब से आप अपना En+1 का भी देख सकते हैं और आपके पास En-1 का भी देख सकते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में बार बार En के साथ सब्ट्रैक्शन और रेडिशन करा के वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो दोनों एनर्जी सेपरेशन है हायर लेवल और अपने लोअर लेवल के साथ पता चल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको बढ़िया से अब समझ में आ गया है। उसके बाद बात करते हैं गैस, यहाँ पे अगर हम एक फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, अगर वो सिमेट्रिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में होता है, तो इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्या हो सकता है गैस, अगर हम कभी भी आपको बोलेंगे कि मेरे पास एक सिमेट्रिकल वन डायमेंशनल बॉक्स है, पोटेंशियल वेल है लेकिन सिमेट्रिकल है, और वहां पे एक फ्री पार्टिकल है या फिर फ्री स्पेस में है या फिर पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हम जीरो लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा गाइज, यहाँ पे जो आपके एनर्जी आइगन वैल्यू है और आपके पास जो अपने आइगन फंक्शन है या फिर वेव फंक्शन है, उनकी वैल्यूज में कुछ बदलाव होगा। ठीक है, क्या हो सकता है गाइज, एनर्जी तो आपका वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि En इज इक्वल टू n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपन
2ml²। ठीक है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है 1 2 3 आपका कुछ इस तरीके से होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा आपने पीछे पढ़ा था अपने एनर्जी की वैल्यू वैसा अभी भी है, लेकिन हमारे वेव फंक्शन में थोड़े से चेंजेस होंगे। ठीक है, वेव फंक्शन क्या हो जाता है, साई n इज इक्वल टू √2/L cos n pi x अपॉन L। ठीक है, ये आपने देखा गाइस, ये cos वाला आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास n की वैल्यू 1 3 5 7 कुछ इस तरीके से होगा। मतलब क्या बोल सकता हूं गाइस, जो n इज इक्वल टू 1 है ये ग्राउंड स्टेट होगा, n इज इक्वल टू 3 जो है वो आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो जब आपको इस तरीके के स्टेट दिए जाएंगे तब हम वहां पे कॉस वाला यूज करेंगे। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे साइन वाला भी यूज होगा, जैसे कि साई एन एक्स जो आपका है इज इक्वल टू √2/L साइन n pi x अपॉन L। यहाँ पे n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपका 2 4 6 8 कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। मतलब क्या है, जैसे कि जब आपको अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया जाता है या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिया जाता है या फिर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट अगर दिया जाता है, तो जब इस तरीके की स्टेट मेंशन किए जाएंगे अपने क्वेश्चन में, तो हम वहां पे जो वेव फंक्शन यूज करेंगे गाइस आपका साइन इज इक्वल टू √2/L साइन n pi x अपॉन L वहां पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको स्टेट के अकॉर्डिंग भी हमारे सिमेट्रिकल बॉक्स के लिए जो अपना वेव फंक्शन है चेंज करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा ये भी जो हम यहाँ पे रिलेशन लेके चल रहे हैं, हमारा जो बॉक्स लेंथ है ना गाइस वो टोटल कितना है, ये आपका 0 to L है, क्योंकि आप ही देख लीजिए यहाँ से -L/2 और +L/2 अगर इनको आपस में जोड़ेंगे आप तो आपको टोटल यहाँ पे L मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपके L के लिए है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस हुए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 से अगर L कर देता तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि अगर 0 से L तक करूंगा तो टोटल आपकी जो यहाँ पे लेंथ होगी बॉक्स की वो फिर भी आपका L ही रहेगा। तो अगर आपको 0 से L तक कभी भी जो बॉक्स ऑफ लेंथ दिखता है अगर L हुआ तो हमें यही सेम फॉर्मूला रखने हैं। लेकिन अगर 0 से मैं L/4 कर देता हूं तो आपके पास जो इसके फॉर्मूलाज हैं उसमें आपको L की वैल्यूज को बदलना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे भी आपका जो वेव फंक्शन होगा साइन वाला कॉस वाला आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, उसमें चेंजेस होते रहेंगे और आपके नए नए फॉर्मूलाज यहाँ पे मिलते रहेंगे गाइस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इन सारी वैल्यूज को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, इस लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। हमने इसमें क्या देखा गाइस, आपका जो 1 डायमेंशनल था इसके जो भी एप्लीकेशन हो सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। इसको आप बढ़िया से कर जाइएगा। अगली क्लास में जो आपका 2 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन हो गया आपके पास, उसके जो भी एप्लीकेशन होते हैं जैसे स्क्वायर वेल पोटेंशियल आपका हो जाता है, आपका 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर वाला भी जो होता है, ठीक है ना, क्यूबिक वाला हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में बात कर रहे होंगे। इसको आप बढ़िया से पूरा नोट डाउन कर जाइए, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। इस पे भी अगर आप क्वेश्चंस करने जाएंगे ना गाइस तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व हो सकते हैं अगर हम 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल से रिलेटेड बात करें और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करें गाइस। ठीक है, तो वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स या फिर राज फिजिक्स। आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, या फिर हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स पता चल जाएंगी, या फिर कोर्सेज आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज मिल जाएंगे क्या, जैसे कि CSIR नेट हो गया, IIT JAM हो गया, गेट फिजिक्स, आपका CUET PG फिजिक्स, PGT फिजिक्स, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो कोर्सेज हैं सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आपकी जो फीस है गैस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हमने रखी है, तो आप अपने हिसाब से जो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिए। आपके कंप्लीट कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेज, आपके लाइव बैचेज और क्रैश कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।